टॉपिक है और जो है वो उसका नाम है राउट हैंडलर्स। अब राउट हैंडलर्स में क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हम अभी देख लेते हैं। जी जी हो गया सर। रिपीट सैनिटी का जो टॉपिक था एक तो ये था कि उसमें हमें जो है वो सेटअप करना था जो कि हम कर चुके थे। ग्रॉक की क्वेरी आप लोगों को मिल चुकी थी, वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगी, उसमें इतनी कुछ एक्सप्लेनेशन की चीज़ है नहीं। और उसमें एक जो चीज़ हमारी रह गई थी वो था इमेज को फैच करना। वो भी मैंने आप लोगों को जो हमारा कोड है ना रिपोजिटरी का उसमें प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसको इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये बिफोर द हैकाथॉन हमारी लास्ट क्लास है, तो ऐसा नहीं हो कि वो टॉपिक इतना ज़रूरी है नहीं एज कम्पेयर टू टुडेज टॉपिक। सैनिटी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी नहीं है। कोड आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोगों ने बस उसको कॉपी पेस्ट करना है। क्या चीज़? तो आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी जो लास्ट टाइम हमने सेटअप किया था वो सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास है और लिखी हुई भी है, हमने की भी थी। सिर्फ एक इमेज था जो रह गया था और वो इमेज का कोड आपने बस कॉपी करना है। कॉपी भी मैंने आपको बिल्कुल करके रिपोजिटरी में दे दिया। इमेज का टैग लगेगा, जो इमेज की फील्ड होगी उसको बस आपने एसआरसी के टैग में लगाना है। वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। सही है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउट हैंडलर्स। ठीक है, राउट हैंडलर्स क्या होता है? आप लोगों ने एपीआईज को पढ़ा, सही है। एपीआई में अभी जो हमने पढ़ा वो क्या देखा? बुक्स एपीआई देखी और जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई देखी, सही है। और उसका डाटा हमने अपने वेब एप्लीकेशन में फेच किया। जो जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई थी और जो बुक्स एपीआई थी उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी। वो क्या रिस्ट्रिक्शन थी? वो रिस्ट्रिक्शन ये थी कि वो दूसरों की एपीआई थी, उसके डाटा को हम सिर्फ फेच करते थे। फैच मतलब गेट करते थे, सिर्फ उस डाटा का जो होता था उठा के हम अपनी वेब एप्लीकेशन में रख देते थे। लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड थे। क्या रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास? उस सेम एपीआई में अगर हमें कुछ चेंजेस करनी हो सेम एपीआई के डाटा में, जैसे हमें कुछ ऐड करना हो, हमने बुक्स एपीआई देखी, हमारे पास 5 या 6 बुक्स थी, 5 से 6 बुक्स थी। व्हाट इफ अगर हमें और बुक्स ऐड करनी हो तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरों की एपीआई है। अगर हमें कोई बुक डिलीट करनी हो तो वो भी हम नहीं कर सकते। क्यों? हम चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की एपीआई है। दूसरों की एपीआई में हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा गेट करने में। अब हम पढ़े राउट हैंडलर्स। राउट हैंडलर्स में होता यह कि आप अपनी खुद की एपीआईज बनाते हैं, सही है। राउट हैंडलर्स में क्या होता है? आप अपनी खुद की एपीआईज बनाते हैं और जब आप खुद की एपीआईज बनाते हैं इट मींस पूरा का पूरा 100% कंट्रोल आपके खुद के पास होता है। आप कुछ भी चाहे कर सकते, जितना डाटा ऐड करना चाहे करें, जितना डाटा डिलीट करना चाहे करें। एपीआई आपकी अपनी है तो आपके पास पूरा पावर है। हाँ, अब जब कोई दूसरा आपकी एपीआई यूज करेगा तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सिर्फ डाटा फैच करने में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राउट हैंडलर्स, जिसका मतलब यह है कि आप नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए ही अपनी खुद की एपीआईज को डेवलप करेंगे। और अब हम अपनी एपीआई बनाते हैं। सबसे पहले इसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो आपने लाजमी फॉलो करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है राउट हैंडलर्स। आप गूगल पे आएंगे और लिखेंगे लर्न नेक्स्ट जेएस पेनावर्स
तो यहाँ पे स्टेप 11 है राउट हैंडलर्स के नाम का। हमने जो भी आज तक पढ़ा सिर्फ और सिर्फ इस रेपोजिटरी से ही हमने पढ़ा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो राउट हैंडलर्स है। इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं, हम सारे तो ऑफ कोर्स कवर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं, अगर आप करना चाहें तो एक्सरसाइज भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। राउट हैंडलर्स आज का हमारा टॉपिक है स्टेप नंबर 11। और आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखना चाहें तो आप लिखेंगे Next.js राउट हैंडलर्स। तो डॉक्यूमेंटेशन का सबसे पहला लिंक आएगा, वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले बनाते हैं हम राउट हैंडलर्स में फोल्डर स्ट्रक्चर। आपको पता है कि राउट हैंडलर्स में सारा काम जो होता है वो ऐप फोल्डर के अंदर होता है। Next.js ऐप राउटर में सारा काम जो होता है वो ऐप के फोल्डर के अंदर होता है। तो मैं ऐप फोल्डर में आऊंगा और सबसे पहले ऐप फोल्डर में आके एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा API। ज़हन में रहे, मैंने फोल्डर बनाया, फाइल नहीं बनाई है। सही है, मैं ऐप के फोल्डर के अंदर आया और मैंने एक और फोल्डर बनाया API के नाम का। और इस API के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जो मुझे अपनी API का नाम रखना होगा। अभी के केस में मुझे नाम रखना है हेलो। तो मैंने क्या किया, मैं ऐप के फोल्डर के अंदर आया, मैंने एक API का फोल्डर बनाया, ये दो काम किए। और इसके बाद मैंने एक और फोल्डर बनाया जो मुझे मेरी API का नाम रखना था। इस वक्त मैंने API का नाम रख दिया हेलो। ये काम मैंने किया। अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या किया, ऐप के फोल्डर के अंदर एक API का फोल्डर बनाया और API के फोल्डर के अंदर एक हेलो का फोल्डर बनाया। API का जो हमने फोल्डर बनाया है हमेशा और हमेशा इसका नाम सेम रहेगा, आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने /hello लिखा। हेलो क्या है भाई, जो मुझे मेरी API का नाम रखना है। सही है, अब API का नाम आपने ये हेलो कुछ भी हो सकता है और ये route.ts ही रहेगा। ठीक है, route.ts मैंने इसका नाम रख दिया और यहाँ पे मैंने route.ts नाम की एक फाइल भी क्रिएट करी। बिल्कुल वैसे कि जब आप पेजेस बनाते थे तो आप क्या करते थे, सपोज करें आपको अगर /contact पे जाना है तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे contact नाम का एक फोल्डर बनाते थे और इसके अंदर page.tsx लिखते थे। फिर आप क्या करते थे, सपोज करें आपको अगर गैलरी पे नेविगेट करना है तो आप गैलरी नाम का एक राउट बनाते थे और इसके अंदर page.tsx बनाते थे। ठीक है, तो यहां पर भी यही हो रहा है कि जब आपको API का एक राउट क्रिएट करना हो ना तो आप वो फोल्डर बनाते हैं जो आपको नाम रखना हो। इस केस में हमने नाम हेलो रखा है और हमेशा फाइल का नाम route.ts ही होगा। क्या नाम होगा, route.ts होगा, tsx नहीं होगा। ज़हन में रहे, ये route.ts हम वो काम कर रहे हैं अब जो Q1 में जो हमेशा हम .ts की फाइल बनाते थे तो उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट लिखते थे। .tsx में क्या करते थे, हम अपनी HTML में रिटर्न कराते थे। तो ये डिफरेंस है। सही है, मैंने यहाँ पे अपना API का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हेलो बनाया। हेलो एक राउट है, जैसे अभी आप बुक्स API पढ़ रहे थे तो अभी आप क्या कर रहे थे, सपोज करें आपका URL था booksapi.com/books, आप ये कर रहे थे। तो ये जो /books है ना, ये वही चीज है जो मैंने यहाँ /hello लिखी एक राउट है। तो जैसे मैं इस राउट पे हिट करूंगा मेरे पास मेरी API का डाटा आ जाएगा जो मेरी है। अभी ऑफ कोर्स मैंने कुछ बनाया नहीं है तो नहीं आएगा, अब मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इसका नाम मैं रखूंगा गेट। अच्छा, इसका नाम मैंने गेट क्यों रखा और इस तरह क्यों रखा,
इसका रीजन ये है कि जब हम एपीआई की पहली क्लास पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि एपीआई के 3 से 4 मेथड्स होते हैं, याद है? वो 4 मेथड्स क्या होते हैं? गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट और पैच। गेट का मतलब डेटा गेट करना। गेट नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज हासिल करना, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा गेट, और किस तरह बनाया? बिल्कुल तीनों लेटर्स कैपिटल में रखे। तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है, ये मेरा गेट का मेथड है। जैसे ही मेरे नेक्स्ट जेएस को ये फंक्शन मिलेगा ना, एपीआई के फोल्डर के अंदर गेट का फंक्शन है, तो मेरा नेक्स्ट जेएस ये समझ जाएगा कि इस फंक्शन में वो चीज परफॉर्म हो रही है जिसका डाटा आपने हासिल करना है। तो ये बात बिल्कुल कहना यहाँ पे सही होगी कि आपके फंक्शन का नाम और आपके एपीआई का मेथड का नाम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप डाटा गेट कर रहे हैं, मेथड गेट है और ये फंक्शन का नाम भी गेट है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मेथड नेम एंड फंक्शन नेम इज सेम, हमेशा सेम रहेगा। अब सपोज करें अभी गेट मेथड है, मुझे पोस्ट मेथड बनाना है, तो भी ये इसी तरह लिखूंगा मैं, इस तरह से फंक्शन पोस्ट, फंक्शन का नाम पोस्ट और मेरा मेथड भी पोस्ट है। पोस्ट का मतलब कोई चीज भेजना। पोस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज भेजना। नाम से ही पता चले पोस्ट मतलब आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, मैसेज पोस्ट करते हैं। पोस्टमैन जैसे होता है, आपका मैसेज लेके जाता था वो। तो पोस्ट का मतलब चीजों को भेजना। अभी हम इसको बाद में देखेंगे, अभी हम गेट को डिस्कस करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट। सबसे पहली चीज कि फंक्शन का नाम और मेथड का नाम हमेशा सेम हो। दूसरी चीज कि ये फंक्शन या जितने भी मेथड्स आप इसमें बना ले, हमेशा वो एक्सपोर्ट होंगे स्मॉल लेटर, सॉरी इस तरह से, सही है? हमेशा और हमेशा हर मेथड इसमें एक्सपोर्ट होगा। तो यहां मैं दूसरी चीज लिख देता हूं, एवरी मेथड विल बी एक्सपोर्टेड। 2 चीजें आप लाजमी करेंगे, सही है? अभी 2 चीज और करेंगे, फिलहाल हमने ये 2 चीजें की। फिर तीसरी चीज आप करेंगे, हमेशा इस एपीआई में एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी। आपके हर एपीआई के मेथड में एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होगी। तो यहां मैंने 3 काम किए अभी तक। गेट, मेरे मेथड और फंक्शन का नाम सेम किया कैपिटल में, इसको एक्सपोर्ट किया। दूसरा काम किया मैंने, और तीसरा काम ये किया मैंने, एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। ज़हन मेरा ये एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा। तो यहां तीसरी चीज मैं लिख देता हूं, रिटर्न स्टेटमेंट इज मस्ट। ठीक है, ये 3 चीजें यहां पे होगी। और इसके बाद एक चौथी चीज, अब रिटर्न में पहले हम क्या करते थे? सपोज करें हम सिंपल इस तरह रिटर्न करते थे। हमने ये काम Q1 में बहुत दफा किया, रोज करते थे। लेकिन जब आप नेक्स्ट जेएस में होंगे और ऐप राउटर में एपीआई लिख रहे होंगे, तो उसको रिटर्न कराने का एक स्पेशल तरीका है। वो क्या तरीका है? आप लिखेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स को, आप लिखेंगे इस तरह से। देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिखा ना, ये ऊपर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मुझे। इंपोर्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश सर्वर। हमने लिंक कंपोनेंट पढ़ा था ना, वो क्या होता था? इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। तो इसी तरह नेक्स्ट जेएस की तरफ से हमें एक रिस्पॉन्स की क्लास मिलती है, उसको हम एपीआई का रिस्पॉन्स रिटर्न कराने में गेट यूज करेंगे। अच्छा, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स होता क्या? ये 4 चीजें तो आपने लाजमी करनी है। यहां मैं चौथी चीज लिख लेता हूं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, रिटर्न विथ नेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो ये 4 चीजें आपने भूलनी नहीं, ये लाजमी होंगी हर फंक्शन। सबसे पहले मेथड और फंक्शन का नाम सेम रहेगा, दूसरी चीज वो एक्सपोर्ट होगा, तीसरी चीज
रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होगी, वरना आपकी एपीआई लूप में फंस जाएगी, उसको पता ही नहीं होगा कि वो क्या करेगी। और चौथी चीज, नेक्स्ट रिस्पॉन्स से वो रिटर्न होगी स्पेशल मेथड से। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है भाई, और ये इंपोर्ट होगा आपका नेक्स्ट सर्वर से, जो हमें लाइन नंबर 1 में मिल रहा है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक खास क्लास है जो हमें नेक्स्ट जेएस की तरफ से मिलती है। ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमें इंडिकेशन देता है, हमारे नेक्स्ट जेएस को इंडिकेशन देगा कि एपीआई इस पॉइंट पे आके आपको एक मेथड, एक टाइप चीज रिटर्न कर रही है। सही है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल क्लास है जो कि हमें नेक्स्ट जेएस की तरफ से मिलती है। आपके सामने इंपोर्ट हम नेक्स्ट सर्वर से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल क्लास है जिस पॉइंट पे आके हमें पता चलता है कि इस पॉइंट में हमें एक स्पेशल वे में एपीआई हमें डाटा रिटर्न करेगी। और वो डाटा किस वे में रिटर्न करेगी? एपीआई हमें क्या रिटर्न करती है? एग्जैक्टली एपीआई हमें क्या रिटर्न करती है? एक जेसन फॉर्मेट रिटर्न करती है। क्या रिटर्न करती है? जेसन फॉर्मेट को मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन इस तरह लिखूंगा और इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हैं। और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट में हमेशा की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो मैं यहाँ मैसेज में लिख दूंगा हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। सही है। ये 4 चीजें हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। लिखी ना यहाँ, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। मेथड का नाम से लेके नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन तक। तो ये 4 चीजें हमने यहाँ पर की। अब हम यहाँ पे गेट मेथड का काम मेरा पूरा हो गया। सही है। मैंने क्या किया, फंक्शन का नाम लिखा, उसको एक्सपोर्ट किया, रिटर्न स्टेटमेंट की और जेसन में उसको मैंने डाटा दे दिया अपना। ऑफ कोर्स इन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता है हर चीज रियल वर्ल्ड में या तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी या सिंपल एक ऑब्जेक्ट होगी। मेरी गेट एपीआई यहां पे बन गई, काम खत्म। सही है। अब मैं इस एपीआई को हिट करता हूं, अपने सबसे पहले ब्राउजर में आके करूंगा। हमने बुक्स एपीआई भी सबसे पहले ब्राउजर में देखी थी ना, तो हम इस एपीआई को जो हमने अब अपनी खुद की एपीआई बनाई है, अब हम उसको भी हिट कर दें। एपीआई कैसे हिट करते हैं? एपीआई किस फॉर्म में होती है? जेसन तो रिटर्न करती है, किस फॉर्म में होती है? एक यूआरएल के फॉर्म में होती है। बहुत अच्छी बात है। किस फॉर्म में होती है? यूआरएल के फॉर्म में। इस केस में मेरी एपीआई का है मेरे लोकल सर्वर पे। कहां पर है? इस वक्त मेरे लोकल सर्वर है और मेरे लोकल सर्वर का यूआरएल लोकल होस्ट 3000। अभी तक ये बात नहीं है, लोकल होस्ट 3000। इसके बाद स्लैश लिखूंगा मैं एपीआई। ये एपीआई के वही एपीआई है जो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, स्लैश एपीआई स्लैश हेलो। तो होपफुली अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, वरना क्या बात एरर आ जाएगा। जैसे ही मैंने इस यूआरएल पे हिट किया तो देखिए मेरे पास ये एक मैसेज आ गया, हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। ये मैसेज वही मैसेज है जो मैंने अभी अपनी यहां आईडी इसमें लिखा है एपीआई में, हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। मैंने इसको किस तरह हिट किया? मैं ब्राउजर पे गया और मैंने लिखा, अभी क्योंकि मेरा लोकल सर्वर है तो मैंने यहां लिखा लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश हेलो। जैसे मैंने लिख के इस सर्वर पे हिट किया तो मेरी एपीआई कॉल होगी। अगर सपोज करें मेरे पास एक और फोल्डर होता है यहाँ पे एपीआई के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक ब्लॉग नाम का फोल्डर होता या प्रोडक्ट नाम का फोल्डर होता, तो मैं क्या करता? अब आप लोग मुझे बताएं मैं क्या करूं। सपोज करें मैंने एक फोल्डर बनाया स्लैश प्रोडक्ट के नाम पर एपीआई में, तो सबसे पहले तो लोकल होस्ट 3000 आएगा, उसके बाद स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट। इसी तरह कुछ भी होगा तो एपीआई का फोल्डर हमेशा सेम रहेगा, उसमें route.tss तो आपको पता है फाइल है, वो कॉल हम कभी नहीं करते राउट में, और स्लैश प्रोडक्ट।
स्लैश ब्लॉग होगा तो स्लैश ब्लॉग आ जाएगा, शिपमेंट होगा शिपमेंट आएगा, ट्रैकिंग होगा ट्रैकिंग आएगा। तो इस तरह मैंने क्या किया, अपनी एपीआई को हिट किया। ये मैंने बैकएंड की एपीआई लिखी। इसका मतलब अब ये है कि अभी तक जो फ्रंट एंड लिख रहे थे ना, एपीआई लिखना एक बैकएंड का काम होता है। ये नहीं होगा सही। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ सब महंगा मुश्किल लगने लग गया है। चलिए छोड़ो, ठीक है। तो ये मैंने अपनी एपीआई बनाई और आज तक हम क्या कर रहे थे, फ्रंट एंड का कोड लिख रहे थे। अब अभी जो हमने एपीआई लिखी है, आप कह सकते हैं कि ये एक अदद बैकएंड का कोड भी है। अब एपीआई मैंने क्या किया, अभी तो ब्राउजर में ऐड की जैसे हमने बुक्स एपीआई की। अब मैं क्या करूंगा, इस सेम एपीआई को अपने खुद के कंपोनेंट में भी कॉल करूंगा। यानी मैंने बैकएंड की एपीआई लिख ली, अब मैं फ्रंट एंड पे यानी page.tsx में, जहां तक आज तक, अच्छा ये जरूरी नहीं है किसी राउट में कॉल हो, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। page.tsx ये कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ये सर्वर कंपोनेंट भी हो सकता है, ये कोई राउट भी हो सकता है, ये क्लाइंट कंपोनेंट भी हो सकता है। तो ऐसा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। या मैं ऐसे एक जेनेरिक हेडिंग लिख लेता हूँ, हेलो, या मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, हेलो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब एपीआई लिखने का तरीका बिल्कुल वही है जो हम इतनी क्लासेस से देख रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है वो URL बदल जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा const URL is equals to fetch। और इस fetch के अंदर क्या होगा, इस fetch के अंदर या तो आज तक मैं बुक्स एपीआई का URL लिखता था या जेसन प्लेस होल्डर का URL लिखता था। अब इसमें मैं वही URL लिखूंगा जो मैंने यहां लिखा है, localhost 3000/API/hello, और यहां पे मैं इसको डबल कोट्स में रखूंगा ऑफ कोर्स। अब आपको पता है आगे क्या होगा, क्योंकि फेच है तो ये एक अवेट लगाऊंगा। और मुझे अवेट में क्यों एरर आ रहा है, एसिंक। हमेशा जब मैं अवेट लगाऊंगा तो मेरा फंक्शन एसिंक होना जरूरी है। अब चाहे वो कंपोनेंट लेवल पे ही मैं इसको एसिंक रख दूं, या यहां पे मैं कोई अपना फंक्शन जो हमने लास्ट क्लास में सैनिटी की क्लास में लगाया था वैसे कर दूं, एक ही बात है। अवेट जब भी लगेगा हमेशा जो मेरा फंक्शन होगा वो एसिंक रहेगा। और यहां पे मैंने लिखा const response is equals to await url.json, ठीक है। और इसको मैं करवा दूंगा console.log, और यहां मैंने कर दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मेरा काम फ्रंट एंड पे भी पूरा हो गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले बैकएंड की एपीआई लिखी और यहां पे मैंने गेट मेथड बनाया और यहां एक मैसेज रिटर्न करवाऊंगी। जब भी यहां पे हम रिटर्न करवाते हैं एक स्पेशल वे में करवाते हैं, और वो स्पेशल वे क्या है, नेक्स्ट response.json हमारा एक स्पेशल तरीका है। और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया, मैसेज हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स, सही है। अब मैं यहां पे अगर मैंने ये कोड भी सही लिखा है तो जो मैसेज अभी मुझे ब्राउजर पे मिल रहा था मेरे टर्मिनल पे मिलेगा। मैं पहले एहतियातन लोकलहोस्ट 3000 का राउट यहां भी हिट कर लेता हूं ताकि डाटा टर्मिनल में मेरे पास अपडेटेड है। ये राउट मैंने हिट कर दिया, मैं अपने टर्मिनल में आऊंगा तो ये देखिए मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। क्या मिल रहा है, हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। वही मैसेज जो मैंने ब्राउजर पे भी देखा और वही मैसेज है जो मैंने अपनी एपीआई के राउट में लिखा। एक और एक्स्ट्रा चीज ये देखिए, गेट। ये गेट क्या है, मेथड है। गेट का मतलब मैं डाटा गेट कर रहा हूं। और इसके आगे एक और चीज लिखिए 200। 200 एक स्टेटस कोड होता है। क्या होता है, स्टेटस कोड होता है। जब भी आप एपीआई के साथ काम करते हैं ना, ये देखिए यहां पूरा लिखा है गेट। मैंने क्या किया, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले लिखा है गेट। मैंने क्या गेट किया, गेट का क्या मतलब है कि मैंने डाटा गेट किया, यानी गेट मेथड यहां पे चला। किस एपीआई पे चला, /API/hello पे चला। और इसका स्टेटस क्या मिला मुझे, 200। जब आप, ये स्टेटस क्या चीज है, जब भी आप एपीआई के साथ काम करते हैं ना तो वो आपके कुछ स्टेटस होते हैं।
एपीआई आपको कुछ स्टेटस भी रिटर्न करती है। जैसे अगर आपने परफेक्ट एपीआई हिट की और परफेक्टली आपको डाटा आ गया तो आपको स्टेटस मिलेगा 200। सही है। परफेक्ट डाटा, इसको हम यूं रखते हैं कि परफेक्ट डाटा अगर आपको मिले, कोई एरर नहीं आया, सक्सेसफुली आपने जो है वो अपनी एपीआई को हिट किया, तो स्टेटस आपका 200 होगा। ये 201 भी हो सकता है, ठीक है, वो एक ही बात। फिर एक चीज होती है आपकी 404। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी आपकी एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है। 404 का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, जब भी आप कहीं किसी वेब पेज पे भी हिट करते हैं आपको एरर आता है तो 404 आ जाता है, इसका मतलब चीज आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एक चीज होती है आपकी इंटरनल सर्वर एरर, और इसका कोड हमेशा 500 होता है या 503 होता है या 504 होता है। सही है। इंटरनल सर्वर एरर का मतलब है कि आपका सर्वर ही क्रैश कर गया। सही है। तो ये स्टेटस कोड इसने एपीआई को चेक करने का तरीका ये भी है। ठीक है। अब ये एपीआई स्टेटस क्या होते हैं और इस तरह फ्रंट एंड पे हमने किस तरह एपीआई हिट की, जल्दी से अपने बराबर डिस्कस करें। कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर है सवाल तो पूछें। ठीक है, फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। मूविंग ऑन, मुझे एक सवाल मिला, वो ये कि अभी तो मेरा जो एनवायरनमेंट है वो लोकल एनवायरनमेंट है, मींस मैं लोकल डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने लोकल होस्ट 3000 लिख दिया। व्हाट इफ कल को अगर मेरी सेम एप्लीकेशन जब वर्सल पे डिप्लॉय होगी, हम तो हर चीज वर्सल पे डिप्लॉय कर रहे हैं ना यहाँ पर, और दुनिया भी वर्सल यूज कर रही है। व्हाट इफ कल को जब मेरी एप्लीकेशन वर्सल पे डिप्लॉय होगी, फिर क्या होगा? क्योंकि जब वर्सल पे डिप्लॉय होगी तो लोकल होस्ट 3000 का कोई लेना देना नहीं है, फिर तो वो लोकल सर्वर है ही नहीं, फिर तो वो वर्सल का सर्वर है। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि मेरा यूआरएल यहाँ पे आके बदल जाएगा, वो वर्सल का यूआरएल होगा। अभी लोकल होस्ट है, लोकल एनवायरनमेंट है, तो क्या है? लोकल होस्ट 3000 मेरा यूआरएल है। सपोज करें कल को डिप्लॉय की एप्लीकेशन यूआरएल बदल गया, तो इसका यूआरएल हो जाएगा https://ali.wursel.app। सपोज करें ali.wursel.app इस वक्त मेरा वर्सल का यूआरएल है, तो ये यूआरएल यहाँ पे आके बदल जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका यूआरएल, और जब ये आपका यूआरएल होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एपीआईज भी वर्सल के ऊपर डिप्लॉय हो जाती है। सही है। अभी जो आपने एपीआई यहाँ बनाई ना, ऑफ कोर्स ये भी वर्सल पे डिप्लॉय हो जाएंगी, और इनका यूआरएल बदल के wursel.app/api/hello हो जाएगा, और जितनी एपीआईज होंगी उन सबका यूआरएल जो है वो बदल जाएगा। सही है। अब वो आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वक्त के लिए लोकल होस्ट 3000 ही रखेंगे। आपके पास यहाँ पे भी दो तरीके, या तो आप मैनुअली बार बार अपना यूआरएल बदलते हैं। भाई आप वर्सल पे डिप्लॉय कर दें, आपने इसका यूआरएल चेंज कर दिया। सही है। अब वर्सल पे डिप्लॉय करने के बाद सपोज करें आपको फिर जो है वो जरूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट हुई, आपको लोकल एनवायरनमेंट पे अपनी एप्लीकेशन दोबारा रन करनी है, तो फिर क्या होगा? आपको दोबारा मैनुअली अपना यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। दो तरीके, या तो आप मैनुअली करते रहे, या उसका एक भी डायनामिक फंक्शन होता है, इफ एल्स की कंडीशन लगा के आप अपना यूआरएल ऑटोमेटिकली बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा आपका यूआरएल। अब मैं काम करता हूं, हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, मैं एक काम करता हूं, मैसेज चेंज करता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर, मैसेज चेंज करता हूं। यहाँ पे मैं हैकाथॉन इज ऑन हेड, मैंने अपना मैसेज चेंज कर दिया। मैंने पहला मेरा मैसेज क्या था? हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। अब मेरा मैसेज चेंज हो गया, हैकाथॉन इज ऑन हेड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी फाइल सेव की मैंने, और मैं यहाँ टर्मिनल में आया, तो देखें
मेरा मैसेज चेंज नहीं हुआ, मैसेज मेरा चेंज नहीं हुआ। एक काम करते हैं, उसमें खोलना, उसमें पॉड क्या नाम था उसका? मैं ब्राउजर में आके अपने लोकल होस्ट 3000 को हिट करता हूँ। हिट कर दिया मैंने, मींस मेरी रिक्वेस्ट चली गई। अभी भी मेरा मैसेज चेंज नहीं हुआ। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे, काम सारे छोड़ देते। ये तरीका भी नहीं चला। एक काम करते, लोकल होस्ट 3000 API/hello जो ब्राउजर में लिखा था ना उसको हिट करता। यहाँ पे इसको भी मैंने हिट किया। अच्छा यहाँ पे ये चलिए, अब ये यहाँ पे क्यों चला? यहाँ पे तो लेकिन हमारी एप्लीकेशन में तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो कंफ्यूजिंग चीज है। ये कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कैशिंग का। क्या कॉन्सेप्ट है ये? कैशिंग का। होता क्या है बाय डिफॉल्ट? अच्छा ये Next.js 14 में ये कॉन्सेप्ट है। अभी जो मेरे लैपटॉप में जो एप्लीकेशन इस वक्त जिसमें मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ वो 14 है। 15 में इन लोगों ने ये काम खत्म कर दिया। अब क्योंकि दुनिया भर की वेब एप्लीकेशंस तो 14 पे चल रही हैं जो ऑलरेडी ऑन प्रोडक्शन है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना जरूरी है। हो सकता है आप कल को 15 पे काम करें, अभी भी अगर आप 15 पे काम कर रहे हो तो आपके पास ये इशू ना आ। कैशिंग एक कॉन्सेप्ट है। कैशिंग का मतलब ये होता है, अभी हमने क्या किया, होता क्या एपीआईज में, आप लोगों को ये बात तो पता है कि आपका लोकल सर्वर एक एक्सटर्नल सर्वर को हिट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स आता है। सही है? रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। अब Next.js ऐप राउटर में गेट में, स्पेशली इस फाइल में और इस मेथड में, गेट राउट हैंडलर्स के गेट में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कैशिंग का। जब आप राउट हैंडलर्स को यूज करते हैं ना तो आपका डाटा गेट मेथड अगर हो तो कैश हो जाता है। सही है? राउट हैंडलर्स गेट मेथड में आपका डाटा कैश हो जाता है। अब ये कैशिंग क्या चीज है? कैशिंग का मतलब ये होता है, एपीआई कैसे चलती है, रिक्वेस्ट जाती है एक सर्वर पर, रिस्पॉन्स आता है। सपोज करें अगर ये बुक्स एपीआई हो, चाहे आपकी अपनी एपीआई हो, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई, दुनिया की कोई सी भी एपीआई, होता क्या है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स आता है, लेकिन बीच में Next.js का सर्वर भी इन्वॉल्व होता है, जो आपका लोकल सर्वर है, जो भी सर्वर है, चाहे वो वर्सन पे भी क्यों ना। बीच में क्या होता है, आपका Next.js का सर्वर भी इन्वॉल्व होता है। तो Next.js ने क्या किया है कि आपको बार बार एक्सटर्नल सर्वर पे डाटा ना भेजना पड़े ना, इसलिए वो अपने इंटरनल सर्वर या आसान लफ्जों में अपनी मेमोरी ही में ही डाटा सेव कर लेता है। सही है? आई रिपीट, कैशिंग का क्या मतलब होता है? अपनी ही मेमोरी में डाटा को सेव कर लेना, अपने ही दिमाग में, अपने ही सर्वर में डाटा को सेव कर लेना, ये एक कैशिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है। फायदा क्या है भाई? जाहिर सी बात है, अगर डाटा आपका जो है वो आपके सर्वर पर ही है तो क्योंकि चीज आपके अपने पास है तो फ्रीक्वेंटली वो आएगी, उसको आने जाने में टाइम नहीं लगेगा। चीज आपके पास फ्रीक्वेंटली आएगी क्योंकि वो आपके अपने सर्वर पर, आपको किसी दूसरे सर्वर की जरूरत नहीं है। एफिशिएंट होगी, ऑप्टिमाइज चीज होगी और उसकी ट्रैवलिंग भी फास्ट होगी। इसकी एग्जांपल यूं ले लेके आप खाना खाते, अब हम जब खाना खाते तो साथ में पानी भी पीते। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, आपको जब भी पानी की जरूरत हो आप अपनी जगह से खड़े हो और फ्रिज के पास जाए, डिस्पेंसर के पास जाए और बार बार पानी लाए। एक ऑप्शन आपके पास ये है। अब हो सकता है आपको 10 बार जाना पड़े, जाहिर सी बात है 10 बार खाना खाते खाते जाना। ये आपके पास दो ऑप्शन है, आप खाना खा रहे हैं, आपको पानी चाहिए, बार बार फ्रिज के पास, डिस्पेंसर के पास जाके पानी लाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप खाना जब खा रहे हो ना तो एक बोतल में पानी भर ले और अपने पास रख ले।
तो ये जो पानी भर के बॉटल में आपने अपने पास रखा ना खाना खाते हुए, ये कैशिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने बार बार एक्सटर्नल सर्वर पे या फ्रिज के पास जाने की हिट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी मेमोरी में ही अपने सर्वर पर ही डाटा रख लिया और जब भी जरूरत हो तो यहां पे आपको डाटा मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, पानी मेरे पास रखा हुआ है, मैं जितनी दफा हूं मेरे पास ये 1 हैंड डिस्टेंस पर है, तो जाहिर सी बात है मैं तेजी से जब भी पानी की नीड होगी मैं तेजी से इसको पी लूंगा फौरन से। तो यहां पे कैशिंग काम होता है। तो इस अब थोड़ा टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि कैशिंग उस वक्त जरूरी है कि जब आपका डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा। अब सपोज करें यहाँ हेलो का मैसेज है, ये हेलो ही रहता हमेशा, तो यहां पे चेंजेस की नीड नहीं है। बट व्हाट इफ अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा, जैसे सपोज करें आपकी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंटली डाटा चेंज हो रहा होता है, एक एक सेकंड में आप मैसेज भेज रहे होते हैं, एक एक सेकंड में आपको मैसेज मिल रहा होता है। अब सपोज करें ये अगर मेरी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है और यहाँ मैसेज मुझे हमेशा एक ही मिल रहा है, हालांकि मैसेज मैंने दूसरा लिख दिया है यहाँ पे हैकाथॉन इज ऑन हेड, बट यहाँ पे मुझे हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स मिल रहा है। तो अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद समझनी होगी, खुद आइडेंटिफाई करनी होगी कि जिस वक्त आपको डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज चाहिए उस वक्त कैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको गड़बड़ करेगा। सही है, कैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको गड़बड़ करेगा। लेकिन कहीं डाटा चेंज नहीं हो रहा तो वहां कैशिंग बहुत काम आएगी आपको। डाटा चेंज नहीं हो रहा कोई फ्रीक्वेंटली, जैसे आप लोगों का सपोज करें गवर्नर हाउस का वो कार्ड है जो आप लोग पोर्टल पे जाके जनरेट करते हैं। अब वहां डाटा फ्रीक्वेंटली थोड़ी जनरेट होता है, नया डाटा थोड़ी आता है। एक बार आपका नाम, रोल नंबर, ईमेल और आपके Q2 का जो Q2 लिखा होता है वो तो सेम ही रहना है। तो बार बार इस टाइप के सिनेरियो में आपको डाटा हिट करने की जरूरत सर्वर पे नहीं है, वो आप कैशिंग सही कर सकते हैं। हाँ, कल को अगर डाटा स्टेल हो गया, पुराना हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है सर्वर पे एक एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी। अभी Q2 चल रहा है तो चले आपका कार्ड गुम हो गया या आपको एक नया कार्ड चाहिए तो आपने वहां पे जाके सेम कार्ड प्रिंट कर लिया, लेकिन कल को Q3 शुरू होगा तो वो डाटा तो पुराना हो गया। तो इस केस में क्या होगा, फिर एपीआई रिक्वेस्ट करेगी। अगर आप गवर्नर पोर्टल आपने बनाया सपोज करें और आपको कार्ड जनरेट कराना है, Q2 के कार्ड आपने जनरेट करा दिए, अब अगले क्वार्टर तक उसको जनरेट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही रहेगा। तो इस टाइप के अब आप बच गए। लेकिन अब कोई व्हाट्सएप जैसी जो है वो एप्लीकेशन है जहाँ पे डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, या कोई स्टॉक एक्सचेंज की अगर वेबसाइट है जहाँ हर 10 सेकंड में 100 इंडेक्स अपडेट हो रहा है, कोई बाइनेंस की वेबसाइट है जहाँ बिटकॉइन वगैरह इथेरियम के प्राइस होते हैं, हर दूसरी सेकंड में प्राइस अपडेट होते हैं, तो इस तरह की एप्लीकेशंस पे कैशिंग आपको खराब कर देगी। तो इस तरीके से बचने के लिए क्या, इसको अवॉइड करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आपने जहां पे यूआरएल खत्म हो रहा है ना, फैच का मेथड आपको पता है, यहाँ कॉमा में लगा के एक ऑब्जेक्ट ओपन कर सकते हैं और यहां पे इस ऑब्जेक्ट में मैं की डिफाइन कर दूं कैशे कॉलन नो स्टोर, कैश कॉलन नो स्टोर। अब क्या होगा, जो मैंने ये काम किया ना, इससे पता चल रहा है, मैंने अपने नेक्स्ट.जेएस को बता दिया कि आपने मेरा डाटा कैश करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कैशिंग मत करना, आपने जो कैशिंग का कॉन्सेप्ट है उसको अवॉइड करो और बार बार सर्वर पे हिट करो और मेरा नया डाटा ला के दो। तो इस तरह अब जब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पे अब मैं अपना मैसेज देखूंगा तो देखिए मेरा मैसेज चेंज हो गया। पहले ये पुराना वाला आ रहा था हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स, अब मेरे पास ये मैसेज आ रहा है हैकाथॉन इज ऑन हेड। क्योंकि मैंने यहाँ पे कैशिंग को खत्म कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया लर्निंग एपीआई, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे मैसेज चेंज किया अपना, देखते हैं कि कैशे का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, अब देखिए अब मेरा डाटा कैश होना बंद हो गया। यानी हर बार अब नेक्स्ट.जेएस अपनी इंटरनल मेमोरी को, अपने इंटरनल सर्वर को इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है कि भाई कैशे नो स्टोर होगा मेरा,
इस वजह से अब ये अपने इंटरनल सर्वर को अवॉइड कर रहा है और बार बार सर्वर पे जाके हिट कर रहा है और लेटेस्ट डेटा ला रहा है। कैशिंग का कॉन्सेप्ट और कैश एंड होस्ट स्टोर जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट कि नेक्स्ट जेएस अपने ही इंटरनल सर्वर में, अपने ही मेमोरी में या अपने ही दिमाग में चीज को रख लेता है। और ये उस वक्त फायदेमंद है कि जब आपका डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज ना हो रहा हो। सही है, जैसे यूजर नेम है, अब यूजर नेम रोज थोड़ी ना चेंज होगा, सही है, जब भी चेंज होगा तो सर्वर पे हिट चली जाएगी। तो इस तरह के केसेस में कैशिंग काम भी आती है और कहीं कहीं जो है वो आपको नुकसान भी करती है। नुकसान से मीन्स कि आपका डाटा आपके पास पुराना हो जाता है, नया डाटा नहीं आता। ठीक है जी, अब हमने गेट रिक्वेस्ट का काम यहाँ पे पूरा कर लिया। ये काम आप पहले भी करते थे कि आप क्या करते थे, डेटा एपीआई को हिट करते थे और आपके पास जो है वो डेटा आ जाता था। आप पहले भी डेटा गेट कर रहे थे, अभी भी जो है वो डेटा आप गेट कर रहे हैं। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। अब जो हमें करना है वो ये करना है कि अब हमें डाटा अपना भेजना भी। भेजना से मींस पोस्ट करना है। अब वो कैसे पोस्ट होगा, इसका सबसे पहले सिनेरियो और फ्लो समझेंगे। ये मेरा है लोकल सर्वर, आप इसको लोकल सर्वर कह लें या इसको आप नेक्स्ट जेएस की मेरी एप्लीकेशन कह लें, एक ही बात है। सही, ये क्या चीज है भाई, मेरा लोकल सर्वर या मेरा फ्रंट एंड है, चले यूं कर लेते हैं। और ये क्या है, मेरा बैक एंड है। अब मैं क्या करूंगा, आप इसको फ्रंट एंड कह लें। आप इसको फ्रंट एंड कह लें या आप इसको क्लाइंट कह लें या आप इसको ब्राउजर कह लें, एक ही बात। अगर हम मैं अपनी डिस्कशन में इन तीनों में से कोई भी एक अल्फाज इस्तेमाल करूं तो आपने समझना है बात इन तीनों में से ही हो रही है। आप इसको फ्रंट एंड कह लें, क्लाइंट कह लें या ब्राउजर कह लें। और इस चीज को आप या तो एपीआई कह लें या बैकएंड कह लें या सर्वर कह लें, एक ही बात है। आप इसको एपीआई कह लें, बैकएंड कह लें या सर्वर कह लें। अभी हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपनी पोस्ट की रिक्वेस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है, डाटा को भेजना। हमें डाटा गेट करना तो आ गया, अपनी एपीआई का भी, दूसरों की एपीआई का भी। अब डाटा पोस्ट कैसे करेंगे, डाटा पोस्ट करने का ना एक फ्लो होता है। अगर हम यूजर के पर्सपेक्टिव से बात करें, किस पर्सपेक्टिव से, यूजर के। अभी हम डेवलपर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, एज ए यूजर बात कर रहे हैं। और वो क्या फ्लो होता है हमारा, वो ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ से डाटा भेजते हैं। सपोज करें हम किसी इनपुट फील्ड से, हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, वहां हम डाटा एंटर कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं और उसको हम भेज रहे हैं। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले यूजर आएगा मेरे क्लाइंट पे और क्लाइंट से आके एक मेरे पास करेगा रिक्वेस्ट, जो कि होगी पोस्ट की रिक्वेस्ट और जाएगी मेरे सर्वर पे। सही है, यहां मैंने लिख दिया पोस्ट। मेरे क्लाइंट से ब्राउजर से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी मेरे एपीआई पे या सर्वर पे या बैकएंड पे, और इसके बाद मुझे मिलेगा रिस्पांस। अब उसको हम बाद में बताएंगे कि उसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसी है जैसे आप रोजाना करते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है किसी को, तो सबसे पहले आप भी यही काम करते हैं कि आप अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ऑन करते हैं।
अब वो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन क्या कहलाएगी, चाहे वो आपका मोबाइल हो या ब्राउजर हो। तो सबसे पहले आप अपने फ्रंट एंड पे आएंगे। मैं यूजर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, डेवलपर पर्सपेक्टिव से नहीं। मैं आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ऑन करते हैं और मैसेज टाइप करते हैं। और वो जो मैसेज टाइप करते हैं वो बॉक्स होता है, उसको क्या इनपुट फील्ड बोलते हैं। यहाँ मैंने एक इनपुट फील्ड भी बनाया है। तो यूजर पर्सपेक्टिव से सबसे पहले आप यहाँ कुछ लिखेंगे और फिर एंटर का बटन प्रेस करते हैं आप व्हाट्सएप के ऊपर। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने मैसेज भेजा ना, व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर आपका मैसेज चला गया, यानी आपकी रिक्वेस्ट चली गई। और जो रिसीवर होता है उसको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल गया। जैसे मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जितने सारे सर्वर बैठे इन पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, मैसेज भेज रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन सब सर्वर पे जा रही है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एज ए यूजर, तो रिक्वेस्ट जा रही है मेरे एंड से, रिक्वेस्ट जा रही है, आप सब सर्वर है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये दोनों एंगल से बात को समझिएगा। अभी हम यूजर पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के सर्वर पे मैसेज टाइप करते हैं, व्हाट्सएप के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और होता क्या है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। अब आप उसको सर्वर से रिस्पॉन्स के लिए बैकएंड से एपीआई से, एक ही बात। तो अभी भी हम यहां यही करेंगे। मैं वही चीज रिपीट होगी, एक्सपोर्ट होगा मेरा फंक्शन, नाम क्या होगा इसका, पोस्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मेरा डाटा अब मैं यहां से भेजूंगा। तो डेवलपमेंट अब यूजर पर्सपेक्टिव से आपको पता चल गया। अब हम इसके आगे यहां तक करते हैं और अभी हम करते हैं 10 मिनट का ब्रेक। 8:20 हो रहे हैं, 8:30 पे हम दोबारा मिलेंगे। जो माइलस्टोन अचीव करना है वो ये है कि हम अपने ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कुछ लिखकर। अभी तक हम सिर्फ डाटा गेट करते थे, अब हम पोस्ट करेंगे। और वो सबसे पहले ब्राउजर से आएंगे और हम अपने बैकएंड को कॉल करेंगे उसके बाद। अब होता क्या है, ये तो यूजर पर्सपेक्टिव से हमने बात करनी, सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से क्या होता है, अब आप सब डेवलपर है, आप लोग तो एपीआई का बनाएंगे, फिर उसको फ्रंट एंड करेंगे। अब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से क्या होता है, सबसे पहले जो है ना एपीआईज डेवलप होते हैं। आपको कोई भी काम करना हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी एपीआईज को बिल्ड करते हैं, एपीआईज को डेवलप करते हैं। तो यहां भी हम उसी सिनेरियो में, उसी फ्लो में चलेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट को यहां पे बनाएंगे। अब पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए मैंने यहां पे कर दिया अपना एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट, सही है। मैंने यहां पे क्या किया, पोस्ट लिख दिया। जब आप डाटा पोस्ट करते हैं ना, तो उस पोस्ट के फंक्शन में हमेशा और हमेशा एक अदद पैरामीटर आता है रिक्वेस्ट का। अब जाहिर सी बात है, पैरामीटर है, नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप ABCD रख लें, नाम ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव होगा, तो मैं REQ रख लेता हूं रिक्वेस्ट, या पूरी स्पेलिंग लिख लेता हूं, फिलहाल ये मैं रिक्वेस्ट रख लेता हूं। और इसकी एक टाइप होती है नेक्स्ट रिक्वेस्ट की। अभी हमने नेक्स्ट रिस्पॉन्स देखा ना, नेक्स्ट रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, नेक्स्ट/सर्वर से। इसी तरह मेरे पास एक और चीज होती है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जो कि मेरे पास आती है, वो भी सेम जगह से आती है, नेक्स्ट/सर्वर से। इसका मतलब यह है कि इस पैरामीटर को मैं बता रहा हूं कि भाई आपकी जो टाइप है ना, वो एक रिक्वेस्ट टाइप है। क्या टाइप है, रिक्वेस्ट टाइप है। कि आपके अंदर इस पैरामीटर में, अब इस पैरामीटर में होगा कि इसकी रिक्वेस्ट टाइप तो मैंने कह दी, लेकिन इसमें होगा क्या, जो यूजर फ्रंट एंड से मैसेज भेजेगा ना, जो यूजर मैसेज भेजेगा ना, जो भी मैसेज मुझे फ्रंट एंड से आएगा, मेरे क्लाइंट से आएगा, वो मैसेज इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ जाएगा, ठीक है। जो भी मुझे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मिलेगी, जैसे समझे आप लोगों का जो है वो, आप लोग सर्वर है, आप लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग अपने
दिमाग में उसको बिठा रहा है। तो आपको मैं जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूं ना यहां से, वो आपके रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ रहा है। सही है। अब मैं यहां क्या करूंगा, एक चीज कर, अब यहां पे हम एक डिफरेंट चीज करते हैं। अभी तो गेट में मैंने हेलो लिखा है ना, यहां पे मैं अपना एक सपोज कर एक शॉपिंग लिस्ट बनाऊंगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट शॉपिंग लिस्ट इज इक्वल्स टू, हर चीज रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एरे में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे पास यहाँ एक एरे है क्योंकि इसमें मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक नेम लिख लिया, प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया बाय डिफॉल्ट शूज, कि भाई चलो एक तो मेरे पास यहाँ पे शूज आ रहा है। और जो शॉपिंग लिस्ट अभी मैं यहाँ मैसेज रिटर्न करा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही है। ये क्या किया मैंने सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, या मल्टीपल भी हो सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ एक बनाया। और इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे लाके नेक्स्ट रिस्पॉन्स में सेव कर दिया। अब जब मैं एपीआई हिट करूंगा तो मुझे टर्मिनल में होपफुली वो चीज मिल रही होगी। देख लेते हाँ भी ये कहें, देखिए अभी मुझे मैसेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा था, अब मुझे क्या मिल रहा है, शूज, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वही डाटा स्ट्रक्चर हो गया जो बुक्स एपीआई और जेसन प्लेस होल्डर एपीआई का था। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, अच्छा हम अचीव क्या करेंगे यहाँ पे, मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे फ्रंट एंड पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, और जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा वो मेरे बैकएंड में जाके चला जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, तो यहाँ पे वो चीज अब मैं करने लगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब क्योंकि मैं page.tsx में आया, अब देखें आप, अभी मैंने एपीआई लिखी, और अब जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, जो है वो फ्रंट एंड का कोड भी खुद लिख रहा हूं, बैक एंड भी खुद लिख रहा हूं, फ्रंट एंड भी खुद लिख रहा हूं। यहां पे मैंने एक इनपुट टाइप बना दी, सबसे पहले एक फॉर्म का टैग लगा दिया, और इस फॉर्म के टैग में इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और इस फॉर्म के टैग में मैंने एक इनपुट फील्ड लिख दी। सही है। और इस इनपुट फील्ड में मैंने एक प्लेस होल्डर लगा दिया जिसका नाम मैंने रख दिया एंटर योर नेम, या शॉपिंग लिस्ट, एंटर प्रोडक्ट। सही है। एक सेकेंड, तो अभी मैंने क्या किया, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा। मुझे करना क्या है कि मैं फ्रंट एंड से अपना कुछ भी यहाँ पे इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं, और वो मेरे पास जो है वो बैक एंड में चला जाए। एक मैंने इनपुट फील्ड बनाई, इसकी टाइप रखी मैंने टेक्स्ट, प्लेस होल्डर रख दिया मैंने इसका एंटर प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे पास ये इनपुट फील्ड आ गई। ठीक है। यहां मैं इसको एक क्लास नेम दे देता हूं, यहां मैंने इसको क्लास नेम दिया, फॉर एग्जांपल बॉर्डर डैश रेड डैश 600। ठीक है। ये इसको अच्छा आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे एक इनपुट फील्ड तैयार हो गए, और इसके नीचे मैंने एक बटन बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सबमिट, और इसकी टाइप में रख लेता हूँ सबमिट। सही है। तो मैंने यहाँ एक फॉर्म का टैग लगाया, HTML का टैग, इसमें एक इनपुट फील्ड लगाया, और उसमें एक बटन की टाइप मैंने सबमिट रख लिया, और उसका नाम भी मैंने सबमिट रख लिया। यहाँ पे सबमिट बटन मेरे पास आ गया। अब होगा क्या कि मैं यहाँ जो भी टाइप करूंगा ना, मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा वो मेरे बैकएंड में चला जाएगा।
अब किस तरह जाएगा अभी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ कोड और मुझे लिखना पड़ेगा। वो ये लिखना पड़ेगा कि मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट, बॉडी में आपको एक वेरिएबल बनाऊंगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लूंगा रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सही है, यहां पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट जेसन कर दिया। अब ये जेसन में कन्वर्ट करना एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है, तो यहां मैंने अवेट लगा दिया। और जब जाहिर सी बात है अवेट लगाया तो इस फंक्शन को मुझे एसिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स में आएगा उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं। सही है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लिया। रिक्वेस्ट का पैरामीटर और ये दो चीजें क्या होती हैं, जल्दी अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, इस कोड स्निपेट को डिस्कस करें। अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया पोस्ट के नाम का जो कि हमारा मेथड है, और इसको हमने एक्सपोर्ट किया। यहां पे मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट का पैरामीटर लगाया। ठीक है, क्या किया है, रिक्वेस्ट का पैरामीटर लगाया। क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया कि पोस्ट का मतलब डाटा आएगा। पोस्ट का मतलब क्या है, डाटा आएगा, तो जो भी डाटा आएगा ना वो स्पेशली इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ जाएगा। ठीक है, स्पेशली इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके मैं जो भी भेजूंगा वो मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने यह रिक्वेस्ट लिखा है। और यहां पे मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन किया। क्यों किया, वो इसलिए किया है क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट में मुझे आएगी ना मैं उसको जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, डाटा मुझे रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आया, जो चीज रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठी मैंने उसको यहां पे क्या किया, जेसन में कन्वर्ट कर दिया। और जब जेसन में कन्वर्ट किया तो मैंने आप लोगों के लिए कंसोल डॉट लॉग लगा लिया और मेरे लिए भी, ताकि जो आए वो मुझे पता तो चले आ गया। और फिर इसके बाद एक चीज और मैं करूंगा, वो ये करूंगा कि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होगी, जो मैंने और आपने अभी डिस्कस भी की कि हर मेथड जो है वो अपने पास एक रिटर्न स्टेटमेंट भी रखेगा। और वो क्या होगी, रिटर्न कौन से वे में होगी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अभी तो डिस्कस किया भाई हमने, हमेशा जो चीज रिटर्न होगी वो एक स्पेशल नेक्स्ट रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में होगी, और इसको मैं जेसन कर दूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा बॉडी, कि भाई जो भी आए वो बॉडी रिटर्न होगी। अब एक चीज यहां पे नोट करने वाली ये है, वो क्या है, मैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट या जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूं और यहां रिटर्न भी जेसन में करा रहा हूं। ऐसा क्यों भाई, जब एक बार जेसन में कन्वर्ट कर दिया तो उसको बाद में क्या जरूरत है कि मैं जेसन में दोबारा रिटर्न कर रहा हूं। सही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में मैं क्या कर रहा हूं भाई, रिक्वेस्ट में मुझे जो मिला मैंने यहां जेसन में कर दिया, फिर जो मैं उसको रिटर्न करवा रहा हूं और इस बॉडी के वेरिएबल को ही मैं रिटर्न करा रहा हूं। देखिए ये बॉडी का वेरिएबल या जेसन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इसको दोबारा मैं जेसन में कर रहा हूँ। क्यों, वो इसलिए कि जब भी सर्वर से डाटा आता है या सर्वर से डाटा जाता है, दोनों सूरतों में जेसन आती है और जेसन जाती है। इट मींस जेसन इन एंड जेसन आउट। ये स्टैंडर्ड वे है एपीआईज को कम्युनिकेट करने का। जो मुझे रिक्वेस्ट के पैरामीटर में मिला, रिक्वेस्ट के पैरामीटर में मिला, मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस जेसन इन। और यहां पे जब मैं डाटा वापस रिटर्न कर रहा हूं ना, तो यहां पे जेसन आउट भी हो रही है। तो जेसन इन और जेसन आउट ये एक स्टैंडर्ड तरीका है एपीआईज की जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो। सही है, इसलिए यहां दो चीजें होंगी। ये अभी के लिए मेरा ये पोस्ट रिक्वेस्ट का काम अभी के लिए पूरा हो गया। जो डाटा आएगा रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आएगा
रिक्वेस्ट का पैरामीटर उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, यानी मेरा जो भी डाटा है वो जेसन में कन्वर्ट होगा। उसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और रिटर्न कराया वापस स्पेशल जेसन फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि जेसन इन और जेसन आउट अभी के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट का काम पूरा हो गया। अब बारी आती है मेरे फ्रंट एंड की। तो आज की क्लास में कोडिंग भी बहुत है और कॉन्सेप्ट भी बहुत है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, इसको मैं एक काम करता हूं, एक कंपोनेंट के फोल्डर में रख लेता हूं ताकि यहाँ पे रश ज्यादा ना लगे। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का फोल्डर बनाया और यहाँ पे इस कंपोनेंट के फोल्डर का नाम रख लिया मैंने यूजर फॉर्म डॉट tsx और यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया और इस चीज को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ऑफ कोर्स ये रेंडर नहीं हो रही होगी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रेंडर ही नहीं किया। तो मैंने यहाँ यूजर फॉर्म किया, ऊपर से ये इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। मैंने इसको एक डिफरेंट, मेरे एक चंक ऑफ HTML को डिफरेंट कंपोनेंट में रख दिया और इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। क्यों? ताकि ये मुझे डिस्प्ले भी हो, और क्योंकि रेंडर कर दिया तो मेरे पास, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये रेंडर हो भी रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बैकएंड का काम फिलहाल के लिए मेरा पूरा हो गया। अब मैं आता हूं फ्रंट एंड। ठीक है, बैकएंड का कोड लिख लिया। पहला स्टेप मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं जो भी इनपुट फील्ड में लिखूं, देखिए अगर आपको डाटा के साथ मैनिपुलेट करना होता है ना डाटा को, तो उसको ट्रैक में भी रखना होता है। ट्रैक में भी मतलब जो भी आप यूजर कर रहा है ना एक्शन, जो भी यूजर एक्शन ले रहा है, चाहे वो इनपुट फील्ड में टाइप कर रहा हो, चाहे यूजर क्लिक कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। हमारे केस में इनपुट फील्ड है तो यहाँ पे यूजर कुछ ना कुछ टाइप करेगा। सही है। अब रिक्वायरमेंट ये होती है पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए कि आपको अपनी इनपुट फील्ड का ट्रैक रखना पड़ता है। ट्रैक मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गेट करनी पड़ती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, हमने कुछ क्लासेस पहले कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? वाह क्या सन्नाटा है। कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, स्टेट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? और स्टेट में क्या चीज पढ़ी थी? यूज स्टेट। तो कंपोनेंट की, यहां पे मुझे कंपोनेंट की या अपने कोई भी HTML की एलिमेंट की इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए एक अलग जो है वो पीस ऑफ स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहां सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू सेट नेम, और इसको नेम कर ले, प्रोडक्ट नेम कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। यूज स्टेट और इनिशियली ये होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो देखिए मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग या एम्प्टी डबल कोट्स पे लिख दिया और इसको मैं यहां ऊपर रिएक्ट से इंपोर्ट भी कर लेता हूं। सही है। मैं ब्राउजर में आया, इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहां पे एक एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? यूज क्लाइंट का एरर आया। क्यों आया ये? क्यों आया? क्योंकि ये एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई रिएक्ट हुक यूज करते हैं तो आपको क्लाइंट साइड कंपोनेंट रखना उसको जरूरी है। तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट कैसे होता है? सबसे पहली लाइन में मैं आऊंगा और लिखूंगा यूज क्लाइंट। अब ये एरर चलेगी। मुझे क्या करना है? यूज स्टेट मैंने यहां पे बना लिया। अब मुझे क्या करना है? अपने कंपोनेंट को ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करूंगा मैं? जब भी आपको कंपोनेंट की या कोई भी इनपुट फील्ड की वैल्यू को ट्रैक करना हो ना, टू बी मोर प्रिसाइज, इनपुट फील्ड की वैल्यू को आपको ट्रैक करना हो, तो इसके लिए दो चीजें होती हैं। क्या चीज होती है? दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है वैल्यू का एट्रीब्यूट। क्या चीज? वैल्यू का एट्रीब्यूट। मैं चाह रहा हूं कि इस वैल्यू, इनपुट फील्ड की वैल्यू वो हो
जो मेरे इस वक्त स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हो। सही है। सपोज करें यहां पे अभी मेरी स्टेट वेरिएबल की क्या वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। यहां मैंने अली लिख लिया, अली जवाद लिख लिया। इट मींस इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, अली जवाद। वैसे ही जैसे हम काउंटर एप्लीकेशन ने बनाई, इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी, तो हम यहाँ 0 लिखते थे, इस वक्त मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि भाई जो भी इस यूज स्टेट की वैल्यू हो ना, यूज स्टेट में जो भी करंटली रखा हुआ हो वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए मेरे इनपुट फील्ड में। वो कैसे होगा, वैल्यू के एट्रीब्यूट से होगा। वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊंगा मैं और अपना स्टेट वेरिएबल यहां पे पास कर दूंगा जो नेम है। तो यहां वैल्यू का एट्रीब्यूट में, क्योंकि मुझे इनपुट कंपोनेंट का, इनपुट फील्ड का ट्रैक रखना है, तो यहां मैं स्टेट वेरिएबल पास कर दूंगा नेम। अब जैसे ही मैंने यहाँ नेम पास किया, यहाँ पे मैं आया अपने ब्राउजर पे, तो देखें खुद ब खुद यहाँ पे वैल्यू मेरा नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यू का जो मैंने एट्रीब्यूट लगाया ना यहाँ पे और इसको स्टेट वेरिएबल असाइन कर दिया, तो जो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे मिल गई। मैंने यहाँ पे हसीब लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखिए मेरी इनपुट फील्ड की क्या वैल्यू है, हसीब। तो इनपुट फील्ड की वैल्यू, इनपुट फील्ड को ट्रैक में इस तरह रखता हूं। अब जाहिर सी बात है ये चेंज भी तो होगी, हमेशा हसीब थोड़ी रहेगी, ठीक है। मैंने इस तरह कर दिया। अब इसके लिए एक चीज और होती है, मेरे पास एक और इवेंट हैंडलर होता है। हमने ऑन क्लिक पढ़ा था, एक चीज होती है ऑन चेंज। क्या होती है, ऑन चेंज। इसका मतलब यह है कि ऑन चेंज का मतलब कि जब भी इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो, मुझे लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू मिले, लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू मिले, तो ऑन चेंज लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे गौर से सुने हो क्या है, ये बिल्कुल टेक्निकल है, बिल्कुल रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट.जेएस का। ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर है, और जब भी हमें इनपुट फील्ड को चेंज करना, उसकी वैल्यू चेंज करनी हो, तो हम ऑन चेंज लिखते हैं यहाँ पे। अब ऑन चेंज कैसे लिखते हैं, इस ऑन चेंज के अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा ई, ये ई एक पैरामीटर है, और यहां पे आके लिख दूंगा एरो फंक्शन में क्या लिखूंगा, सेट नेम। अब ये सेट नेम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को क्या करना है, इनपुट फील्ड की वैल्यू को स्टेट वेरिएबल के साथ मैच करना है। क्या करना है, इनपुट फील्ड की वैल्यू को मैं चाह रहा हूं कि मेरे इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू आए वो मेरे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू बन जाए। ये मुझे करना है, जो लिखा हो इनपुट फील्ड में वो स्टेट वेरिएबल बन जाए। और आपको ये बात पता है, हमने डिस्कस किया कि स्टेट वेरिएबल कैसे अपडेट होता है, सेटर फंक्शन के थ्रू, जो यहाँ पे सेट नेम किया है मैंने, डायरेक्ट कभी अपडेट नहीं होता। जैसे हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे थे, हमें +1 करना था, तो हम क्या कर रहे थे, सेट काउंट के अंदर काउंट +1 कर रहे थे, काउंट +50 कर रहे थे। आप उसको रीसेट कर रहे थे तो सेट काउंट में आप खुद से 0 लिख रहे थे। तो मैं यही कर रहा हूं कि अपने इनपुट, मैं क्या चाह रहा हूं, जो भी मेरे इनपुट फील्ड में हो वो मेरा स्टेट वेरिएबल अपडेट होता रहा। तो इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेटर फंक्शन को यूज करूंगा, और यहां पे मैं इसमें लिखूंगा e.target.value। ये एक सिंटैक्स है जो हमेशा और हमेशा इसी तरह सेम रहेगा। हाँ, कल को आप यहाँ कुछ और स्टेट वेरिएबल बनाना, उसकी अल्फाज चेंज हो जाएगा, बट ये चीज सेम रहेगी। इसको फिलहाल में टाइप स्क्रिप्ट का एरर दे रहा है, इसको मैंने नहीं कर दिया। तो जल्दी से वैल्यू, ऑन चेंज और ये स्टेट वेरिएबल क्या कर रहे हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कोई सवाल है तो पूछें, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, हसीब या अली नहीं होगी। ये पूरा फ्लो एज अ डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लेके चलेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया, उसमें स्टेट वेरिएबल का नाम पास किया, और एक ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर लगाया जिसमें मैंने कॉल बैक फंक्शन में अपना स्टेट का सेटर फंक्शन पास किया, और उसमें e.target.value रख दिया। ये e.target.value क्या है, मैं जो भी अब अपने कंपोनेंट अपने इनपुट फील्ड में लिखूंगा ना,
वो इसकी मदद से जो है वो मेरे नेम में आके स्टोर हो जाएगा। नेम क्या है मेरा? सेटल फंक्शन स्टेट वेरिएबल। अब दूसरी चीज, यहां पे मैं बनाऊंगा एक फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल सबमिट के नाम कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मैं इसको एज एन एरो फंक्शन बना रहा हूं। हैंडल सबमिट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। अब एक चीज, जब भी आप फॉर्म का एंटर करते हैं ना, ये आप जो व्हाट्सएप पे यूज करते हैं एक इनपुट फील्ड मतलब वो बॉक्स जहां पे आप मैसेज लिखते हैं, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं या कोई भी लॉगिन साइन अप चीज आप करते हैं, वो इनपुट फील्ड्स होती हैं और उसके पीछे एक फॉर्म होता है। और फॉर्म क्या होता है? हमेशा सबमिट होता है। क्या होता है? सबमिट होता है। आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का फॉर्म लाएं तो वो आप सबमिट करेंगे ना, फिल करेंगे। तो ये जो मैंने हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाया ना, नाम कुछ भी हो सकता है, टू बी डिस्क्रिप्टिव मैंने ये रखा है। मैं फॉर्म के ओपनिंग टैग में आऊंगा, एक और इवेंट हैंडल लगाऊंगा ऑन सबमिट नाम का। सही है? क्या लिखा मैंने? ऑन सबमिट। और इस ऑन सबमिट में मैंने जो अभी फंक्शन बना ना हैंडल सबमिट, वो मैं पास कर दूंगा। इस तरह से जहन में रहे, फंक्शन का रेफरेंस पास करूंगा, इस तरह से कॉल नहीं करूंगा, सिर्फ रेफरेंस पास करूंगा। ऑन सबमिट इस तरह मैंने यहां पे पास कर दिया। कहां पे पास किया? फॉर्म के ओपनिंग टैग में। और यहां पे भी मैं एक पास करूंगा एक पैरामीटर ई, और इसकी टाइप मैंने रख दी फिलहाल के लिए एन। अब यहां पे मैं जो भी लिखूंगा ना, मैंने लिखा हेलो और इसको मैंने किया सबमिट। पहले एक काम करते, कंसोल करा के चेक करता हूं। क्या कंसोल लिखा नहीं है? मैंने नहीं लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा console डॉट लॉग। क्या लिखा console डॉट लॉग में? नेम, कि भाई जो भी स्टेट वेरिएबल हो उसकी वैल्यू मुझे कंसोल में मिले। अब मिलेगी, क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने वैल्यू का एट्रीब्यूट में नेम रखा है। वैल्यू का एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड में लगता है। जब भी आपको इनपुट फील्ड में जो लिखा हो चाहिए, इनपुट फील्ड में जो लिखा हो चाहिए, तो आप वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाते हो। ऑन चेंज में एक एक लेटर का वो ट्रैक करेगा, एक एक लेटर को। अब देखते हैं एक एक लेटर को कर रहा है कि नहीं। हो सकता है। अच्छा, यहां पे ये क्या कर रहा है? क्योंकि मैंने ऑन सबमिट लगा दिया ना, तो अब ये बल्कि कर ही रहा है। देखें मैंने क्या कहा आपसे, एक एक लेटर को मैंने सबसे पहले लिखा एच, फिर एच ई, फिर हेलो की एक एक स्पेलिंग को, एक एक लेटर को इसने ट्रैक किया। सही है? अच्छा, अब आप ये मत सोचिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि भाई हर चीज दो बार क्यों आ रही है। अब ये दो बार इसलिए आ रही है क्योंकि जो है वो इसमें नेक्स्ट जेएस का एक कॉन्सेप्ट और ये रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिक्ट मोड का, उसकी वजह से ही आ रहा है। तो इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ए लिखा तो ए आ गया। इस तरह से एक एक लेटर का ये ट्रैक रख रहा है। क्या ट्रैक रख, कौन ट्रैक रख रहा है? कौन ट्रैक रख रहा है? ऑन चेंज रख रहा है कि वैल्यू रख रहा है? ऑन चेंज रख रहा है। वैल्यू सिर्फ जो उसमें लिखा है वो मुझे लाके दे। सही है? तो ये बात ज़हन में रखेंगे। अब एक चीज मैं कंसोल लगाता हूं, इसकी नीड नहीं है। जब भी आप रिएक्ट में फॉर्म सबमिट करते हैं ना, जब भी रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस में आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो एक मसला आता है। वो मसला क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो आपका पेज रीलोड हो जाता है खुद ब खुद। सही है? रिएक्ट में जब आप एक फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो एक इशू है। वो क्या इशू है कि आपका पेज रीलोड हो जाता है। अब रीलोड में क्या मसला है? रीलोड होने में ये मसला है कि आपकी यूज स्टेट की मैनेजमेंट जो हो रही है ना, इस वक्त कंपोनेंट की जो स्टेट मैनेजमेंट हो रही है वो नहीं होगी। सही है? जब भी आप रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में
रिफ्रेश सॉरी फॉर्म को सबमिट करता है ना तो पेज रिफ्रेश होता है, रीलोड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने पेज को पहले खुद रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि डेटा आ जाए मेरे पास, यानी लेटेस्ट अपडेटेड पेज रहे मेरे पास। मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया, जैसे ही मैंने एंटर किया ना, देखिए मेरा पेज रीलोड हो गया, वैल्यू चली गई। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो जब भी फॉर्म सबमिट होता है ना रिएक्ट नेक्स्ट.js में, पेज रीलोड हो जाता है। और पेज रीलोड हमें नहीं करवाना, हमें इस रीलोड रिफ्रेश को रोकना है। वो हम कैसे रोकेंगे, क्यों रोकेंगे? ताकि हमारी स्टेट मैनेज हो सके, सही है। अब किस तरह रोकेंगे? ये जो मैंने एक ई का पैरामीटर लिखा है ना ऊपर, ई, इसको मैं लिखूंगा ई, और एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, इस तरह से। ये प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करता है? ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट मेरे फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोक देगा। जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, पेज को रिफ्रेश करना, अब इस लाइन ऑफ कोड से मेरा पेज कभी भी रिफ्रेश नहीं होगा, सही है। ये मैंने क्यों किया, मैं रिपीट करता हूं। स्टेट मैनेजमेंट में हमें एक जो है वो प्रॉब्लम आती है कि आप पेज को रिफ्रेश नहीं कर सकते। अब यहां हम फॉर्म यूज कर रहे हैं, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है ना पेज को रिफ्रेश करना होता है, और जब पेज रिफ्रेश होता है ना तो ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट की लिए अच्छी चीज नहीं है, तो मैं खुद से मैन्युअली जानबूझकर फॉर्म को, अपने पेज को रीलोड होने से रोक रहा। अब जब मैंने रीलोड होने से रोक दिया तो जो स्टेट मैनेजमेंट का मसला था अब नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे कुछ कोड लिखूं, अब मैंने एंटर किया और मैं करते जा रहा हूं, देखिए अब मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट की वजह से वो रीलोड नहीं हो रहा। अब इससे क्या होगा, मेरी स्टेट मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। तो ये पूरा एक फ्लो है डेवलपमेंट का, रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट करने का, फॉर्म को सबमिट करने का, कि आप इनपुट बनाते हैं, इनपुट के बाद वैल्यू का एट्रीब्यूट, ऑन चेंज का एट्रीब्यूट, और ऑन चेंज के बाद हैंडल सबमिट बनाते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं और ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करते हैं। कितना टेक्निकल है, इसलिए प्रैक्टिस इसकी लाजमी है। अब जो मेरा मेन मोटिव था, हम अपने मेन मोटिव पे आते हैं। मेरा मेन मोटिव क्या था कि भाई यूजर से, सॉरी फ्रंट एंड से, क्लाइंट से पोस्ट में या मेरे एपीआई में डाटा जाए, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब मैं अपने मेन मोटिव पे वापस आ गया। ये सब तो मैंने कर लिया। जो यहाँ पे फ्रंट एंड पे मुझे करना था कि एक इनपुट फील्ड बनानी थी, मैंने इनपुट फील्ड बना दी। अब इनपुट फील्ड एक फॉर्म में होती है, फॉर्म होता है सबमिट, और जब फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश होता है, और जब पेज रिफ्रेश होता है तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो खराब चीज है। और इस चीज को रोकने के लिए मैंने ई डॉट प्रीवेंट लिखा, प्रीवेंट डिफॉल्ट लिखा। तो यहां तक तो मैं आ गया। अब जो मेरा मेन मोटिव था ना एपीआई बनाने का, एपीआई को हिट करने का, अब मैं वो करूंगा, ठीक है। अब वो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा const URL इज इक्वल्स टू अवेट। अब मैंने अवेट लिखा तो जाहिर सी बात है मुझे इस हैंडल सबमिट के फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। अब ये क्योंकि एक एरो फंक्शन है तो यहां पे मैंने एसिंक लिखा, ठीक है। मैंने लिखा अवेट और यहां पे मैंने लिखा फेच, इस तरह से। अब ऑफ कोर्स मुझे फेच रिक्वेस्ट करनी है। अब इस फेच में आता है मेरा यूआरएल। वो यूआरएल अभी के लिए क्या है, localhost 3000/api/hello। localhost 3000 मैं लिख भी सकता हूं, मैं ना लिखूं तो भी चलेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को दोनों तरीके दिखा दिए। गेट मेथड में हमने localhost 3000 लिखा और यहाँ हमने सिर्फ /api/hello लिखा। स्लैश लगाना अपनी जगह पे जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे मैं लगाऊंगा एक कॉमा और एक ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, और इस ऑब्जेक्ट ओपन करने के बाद मैं यहां पे 3 कीज को, ऑब्जेक्ट में कीज आती है ना, चाबी, 3 कीज डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा मेथड की।
मेथड कॉलन पोस्ट। अब आपको अगर बात याद हो, दोबारा मैं बता भी देता हूं कि जो फेच मेथड होता है, इसका जो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली, आप लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें तो भी चलेगा। लेकिन पोस्ट अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे एक्सप्लिसिटली खुद से लिखना पड़ेगा पोस्ट। इससे पता चलेगा मेरी एपीआई को कि भाई यहां से डाटा भेजा जा रहा है। देखिए मैंने पोस्ट किस तरह लिखा है, कैपिटल लेटर में चारों अल्फाज। तो ये ज़हन में रखिएगा, मेथड पोस्ट पहली की। अगर यह डिलीट होगा, गेट के अलावा जितने भी मेथड्स होंगे ना, डिलीट, पैच, पुट, वो सब मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस और पोस्ट एक्सप्लिसिटली बताने पड़ेंगे। इसके बाद एक और की आएगी जो होगी हेडर्स के नाम की, और ये भी एक अदद जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। मेथड पोस्ट स्ट्रिंग था, हेडर्स जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कंटेंट डैश टाइप कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। क्या किया मैंने यहाँ पे, हेडर्स का ऑब्जेक्ट ओपन किया और इसमें एक वैल्यू पास की मैंने, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ये क्यों किया मैंने, इसका क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने इस पोस्ट मेथड को, इस फेच मेथड को बता रहा हूं। सही है, मैं क्या कर रहा हूं, अपने इस फेच मेथड को बता रहा हूं कि आप में जो डाटा होगा वो एक जेसन फॉर्मेट में होगा। एपीआई में सारी बातें जेसन की होती हैं। सही है, आई रिपीट, ये सिंटेक्स है, हेडर्स का ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इसमें मैं अपने मेथड को बता रहा हूं, अपने कोड को बता रहा हूं, इस लाइन ऑफ कोड को बता रहा हूं कि भाई मेरा जो डाटा होगा ना वो जेसन फॉर्मेट में होगा। सही है, मेरा जो डाटा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा। अब तीसरी की आएगी यहां पे, जिस की का नाम होगा बॉडी कॉलन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट में नेम। अब ये क्या किया मैंने भाई, जेसन तो पीछे ही नहीं छोड़ा। मैंने यहाँ पे एक तीसरी की डिफाइन की। सबसे पहले मेरी मेथड की जो कि पोस्ट है, फिर एक हेडर्स की और एक बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन आपको पता है क्या है, स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है जेसन का जो कि आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को, या मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स में नेम को पास किया। ज़हन में रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट्स में पास किया, सिर्फ नेम नहीं लिखा है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब मैंने नेम को ऑब्जेक्ट में रख दिया। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, मेरे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, मेरे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। अब सुने, यहां पे मैंने मेथड पोस्ट डिफाइन कर दिया, यहां पे मैंने हेडर्स डिफाइन किए। हेडर्स में मैंने क्या कहा, मेरा जो डाटा होगा वो जेसन में होगा, मेरा जो डाटा होगा वो जेसन में होगा। यहां मैंने जेसन में कर भी दिया। इट मींस कि इस लाइन ऑफ कोड में मैं जो बोल रहा हूं ना, इस लाइन ऑफ कोड में फिर मैं वो चीज कर भी रहा हूं। सही है, हेडर्स में मैंने क्या कहा, मेरा जो डाटा आपको आएगा जेसन में आएगा, मेरा जो डाटा आएगा वो जेसन में आएगा। मैंने इसको यहां पे ये चीज बताई कि भैया डाटा मैं भेजूंगा जेसन में, और यहां पे मैंने एक्चुअली जेसन में कन्वर्ट भी कर दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, जो आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करते। तो जो हेडर्स में मैंने कहा ना कि जेसन होगा, बॉडी में मैंने इसको वो चीज कर भी दी कि भाई जेसन ले लो। तो अब ये 4 लाइनों में 5 लाइनों में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाले से
डिस्कस करें, बल्कि इस पूरे फंक्शन को डिस्कस करें। कोई सवाल है तो पूछे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ये कोड लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा सारी बातें बंद, फोकस सारा स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए ये सब किया। मैंने एक फेच मेथड बनाया जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट-इन है, और यहाँ पे अपना यूआरएल पास किया /API/hello, और इसमें ऑब्जेक्ट में 3 कीज पास की मैंने। सबसे पहले मैंने अपना मेथड बनाया पोस्ट, इससे पता चलेगा कि डाटा जा रहा है। हेडर्स की की में मैंने बताया कि मेरा जो डाटा होगा वो जेसन में होगा। हेडर्स में मैंने बताया कि मेरा डाटा, किसको बताया, इस मेथड को, कि मेरा डाटा जो होगा वो जेसन होगा। और बॉडी में मैंने इसको एक्चुअली में कन्वर्ट भी कर दिया कि भाई ये रियल में जेसन में, और नेम को मैंने किस में रखा, एक ऑब्जेक्ट में रखा। अब मैं क्या करूंगा, और इसके बाद एक और लाइन में लिखूंगा यहाँ अवेट, ये जो मेरा यूआरएल है ना, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया url.json। अच्छा ये लाइन अभी ऑप्शनल है, हम वेरीफाई कर लेंगे कि इसकी नीड है कि नहीं। मैंने एहतियातन ये लाइन यहाँ पे लिख ली है, तो हम इसको अगर जरूरत नहीं है तो हटा देंगे। किस क्या जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, जो हम आज तक कर रहे हैं। सही है, ये ऑप्शनल है, मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा कि इसकी नीड है कि नहीं। सही है। अब फिलहाल के लिए क्या हुआ, यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड का काम भी खत्म हो गया। अब देखिए फुल स्टैक में तो इसी तरह होता है, आप बैक एंड भी खुद लिखते हैं, फ्रंट एंड भी खुद लिखते हैं। ये जो आपने इतना सब लिखा है फ्रंट एंड का, बैक एंड में आपने यहाँ पे जो है वो API लिखी। अब मेरा फिलहाल के लिए बैक एंड का काम भी पूरा हो गया और फ्रंट एंड का काम भी पूरा हो गया। इनपुट भी बना लिया, मेथड भी बना लिया। सही है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, सबसे पहले डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के आपने क्या किया, डेवलप API। फिर आपने क्या किया, ट्रैक इनपुट फील्ड विथ वैल्यू एंड ऑन चेंज। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने क्या किया, डेवलप ऑन सबमिट या हैंडल सबमिट मेथड। और इस हैंडल सबमिट में आपने क्या किया, कॉल पोस्ट मेथड या पोस्ट API/मेथड। चलो आप लोगों की आसानी के लिए ये 3 काम आप हर मर्तबा करेंगे जब भी आपको दुनिया में कभी भी लाइफ में ये काम करना होगा। सही है। तो ये 3 काम मैंने यहाँ पे किए। अभी जो हमने बात की कि भाई मैं जो भी डाटा, अभी के लिए काम पूरा होगा, क्या बात की हमने कि मैं जो भी डाटा फ्रंट एंड से इस इनपुट फील्ड में भेजूंगा, ये रहा फ्रंट एंड। सही है। क्या बात की हमने, जो भी मैं डाटा यहां से इनपुट फील्ड में भेजूंगा यानी फॉर्म सबमिट करूंगा, वो मेरे बैकएंड में मेरी पोस्ट की API में रिक्वेस्ट की पैरामीटर में आके बैठ जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पे एक बॉडी के वेरिएबल में रख लिया और इसको मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया। तो एक काम करते, फ्रंट एंड से डाटा भेज के देखते हैं वो इस पोस्ट मेथड में आ रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इन बैकएंड, ताकि आप लोगों को लेबल पता चल जाए कि यहाँ पे बैकएंड में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। जो मैं डाटा भेजूंगा रिक्वेस्ट में आके बैठेगा, रिक्वेस्ट को मैंने बॉडी के वेरिएबल में रखा, जेसन में कन्वर्ट करके, और इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए कंसोल करा ताकि आपको और मुझे पता चले कि डाटा आ भी रहा है कि नहीं।
कंसोल डॉट लॉग आपको पता है चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, डेवलपर को वैल्यू रीड करने के लिए काम आता है। देखते हैं, आ गया मैं यहाँ पे देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल वॉचेस, फॉर्म को किया सबमिट। मैं आता हूँ अपने टर्मिनल में, सबमिट मतलब एंटर किया। देखते हैं कोड से लिखा है तो होपफुली आ जाना चाहिए। ये देखो मैंने जो डाटा अभी इनपुट फील्ड में आप लोगों के सामने लिखा, वॉचेस आप लोगों के सामने ही लिखा, जो डाटा मैंने इनपुट फील्ड में वॉचेस लिखा वो यहाँ पे बैकएंड में जो मैंने कंसोल डॉट लगाया है ना, कंसोल डॉट लॉग बैकएंड में लगाया आप लोगों के सामने अभी अभी। ये रहा, मैं राउट डॉट टीएस में हूँ, मीन्स मैं बैकएंड में हूँ, और राउट डॉट टीएस में बैकएंड में मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया इन बैकएंड बॉडी। इस बॉडी में क्या है, मेरे रिक्वेस्ट का वेरिएबल स्टोर है, और रिक्वेस्ट का वेरिएबल कहां से आ रहा है, पैरामीटर से आ रहा है। इट मींस मेरी बात वैलिड है, वेरीफाइड हो गई कि मैं जो भी फ्रंट एंड से भेज रहा हूं, जो भी फ्रंट एंड से भेज रहा हूं वो रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ रहा है। मैं कुछ और भी लिखता हूं, यहां पे मैंने वॉचेस लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स। एंटर किया यानी फॉर्म सबमिट किया, आप एंटर करें या सबमिट पे क्लिक करें, एक ही बात। कंसोल में मैं आया तो देखें मेरे पास क्या आया, नेम के ऑब्जेक्ट में टी शर्ट्स आई। ये चीज आप नोट करें, ठीक है टी शर्ट्स तो आ रहा है, वॉचेस भी आ रहा है। अब एक और चीज नहीं नोट करें कि नेम के ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ये नेम का ऑब्जेक्ट क्या है, दिमाग लगाए कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली कहां से आ रहा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में जो मैंने नेम लिखा है ना, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, अब सक्सेसफुली अपने बैकएंड फ्रंट एंड से डाटा भेज रहा हूं पोस्ट में। ऑफ कोर्स डाटा भेजना मतलब पोस्ट, डाटा भेजना मतलब पोस्ट। डाटा भेजा पोस्ट में, कौन से पैरामीटर में आके बैठा, रिक्वेस्ट, कौन से पैरामीटर में आके बैठा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठा, और आपको मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया। तो ये मैंने किया अचीव। यहाँ पे सपोज करें मैं ये शॉपिंग लिस्ट बनाऊंगा, अब ये क्या है, मेरी शॉपिंग लिस्ट है। अब सपोज यहाँ पे अभी क्या है, एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। अब ये इस हद तक जो हमें पढ़ाई की है हमने, और जो हमें इस वक्त प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, मैंने यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए। हो सकता है ये कोई एक्सटर्नल एपीआई भी हो या मेरे खुद की एपीआई हो, अभी हम इसको कर भी लेंगे, इतना कर किया हुआ भी है उनके। ये कोई डेटाबेस भी हो सकता है। सपोज करें यहाँ शॉपिंग लिस्ट की जगह कोई डेटाबेस की क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। अब मैं चाहता क्या हूं कि भाई जो भी मैं भेजूं ना, कहां से, फ्रंट एंड से, मेरे पास यहाँ पे तो बैकएंड में तो आ गया, क्या बात है, जबरदस्त। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सेम चीज इस जगह पे आके भी बैठ जाए। नेम, अच्छा ये भी एक बात गौर करें, मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नेम शूज, और यहाँ पे मुझे रिसीव भी क्या हो रहा है, नेम ऑब्जेक्ट है, नेम की है, और जो मैंने लिखा वो है। तो इट मींस हर चीज मेरी बैलेंस चल रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं इसको कैसे करूं कि मैं जो भी फ्रंट एंड पे भेजूं, फ्रंट एंड से भेजूं, मेरे इस एरे में आके बैठ जाए। ये क्वार्टर वन में हमने पढ़ा था, सोच ले मैंने, ठीक है जी, ठीक है। यहां से कोई डायनेमिक एरे है, इसको डायनेमिक बनाना, कैसे बनाऊंगा, फ्रंट एंड से जो डाटा भेजूं वो ऑब्जेक्ट इसमें आके बैठ गया। दो जवाब तो मुझे तीसरा भी मिल गया। यहां से कोई बताए ना भाई, यहां वाले नहीं पढ़ते ये, क्या हो गया, गलती होंगे ना, बताए बताए, क्या कहा आपने, सही है, जबरदस्त। मुझे 4 रिस्पॉन्सेज मिले, चारों बिल्कुल सही मिले कि मुझे अगर एरे के अंदर वैल्यूज अपेंड करवानी है या बढ़ानी है
तो एक बिल्ट इन मेथड होता है मेरे पास डॉट पुश का, आपने पढ़ा ही है। तो मैं करूंगा डॉट पुश, तो इस एरे में जो मेरे पास शॉपिंग लिस्ट है उसमें वो अपेंड होता रहेगा या बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, हर चीज मेरे पास होगी। मैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट में आऊंगा और यहाँ पे मैं करूंगा शॉपिंग, मेरे एरे का नाम क्या है, शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश, और पुश में मैं क्या पास करूंगा, जो मुझे बॉडी के वेरिएबल में या कंसोल में मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया, मुझे यहाँ पे ये चीज मिल गई। अब मैं क्या करता हूं, ये तो हो गया, इसको वेरीफाई भी तो करना है। देखिए गेट की एपीआई आपके सामने लिखी हुई है। मैं यहां से कंसोल हटा देता हूं क्योंकि आप ये तो वेरीफाई कर लिया ना हमने, इसको मैंने हटा दिया। अब जो गेट में मैंने लिखा है ना, उसको मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करता हूं। अब अच्छा, गेट में क्यों कर रहा हूं, कोड तो दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को अगर याद हो तो अभी 15 मिनट पहले हमने जेसन में शॉपिंग लिस्ट पास किया, गेट मेथड में जो शॉपिंग लिस्ट पास की, और यहाँ पे गेट में एपीआई हेलो हो रहा है, और हमने देखा भी था जो शॉपिंग लिस्ट में वो मुझे मिल रहा था। देखते हैं अगर सही काम किया है तो वो यहाँ पे मुझे मिल भी रहा होगा। अभी देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब माइलस्टोन समझ आया मैं क्या अचीव करना है। मैं जो भी भेज रहा हूँ फ्रंट एंड से, पोस्ट में आके बैठ रहा है, रिक्वेस्ट के पैरामीटर में, उसको मैं जेसन में कर रहा हूँ। अब जेसन में करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है शॉपिंग लिस्ट का, जो कि एरे है। मैं चाह रहा हूँ मैं जो भी भेजूँ यहाँ पे आके अपेंड होता रहे। अब जब ये अपेंड होगा तो अपेंड के लिए मुझे डॉट पुश चलाना पड़ेगा, और इस डॉट पुश पे मैंने बॉडी को पास कर दिया। क्यों? क्योंकि बॉडी के वेरिएबल में रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट पे मुझे सबमिट है। देखते क्या बनता है। मैंने यहाँ पे लिख लिया वॉचेस, सबमिट किया। अब मेरे पास यहाँ पे शूज ही आ रहा है, कैशे क्लियर किया है। मैं यहाँ पे आके इसको वेरीफाई करता हूँ, देखते देखें ये रहा, मुझे इसको वेरीफाई, अच्छा है, हाँ एक चीज़ सही है, एक चीज़ रह गई इसलिए ये हुआ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरा क्या है, एक एरे है जिसमें शूज भी है और जिसमें नेम भी है। मैं एक और यहाँ पे चीज़, एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, और शॉपिंग क्या होता है भाई, जैकेट। फॉर्म सबमिट किया, और जैसे ही अब मुझे इसको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ये एक मसला है। और देखें यहाँ पे अब मेरे पास 3 चीजें आ रही हैं, शूज, वॉचेस और जैकेट। इसका मतलब मैं जो भी अब फ्रंट एंड में ऐड कर, सपोज करें अगर उसकी जगह कोई डेटाबेस होता, मेरा डाटा इसी लॉजिक पे डेटाबेस में भी जा रहा होता, बस डिफरेंस ये होता कि यहाँ पे डॉट पुश की जगह डेटाबेस की एक क्वेरी लिखी हुई होती कि भाई जो भी हो इंसर्ट की क्वेरी नहीं जैन में, तो यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट नेम इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये यहाँ पे इस तरह हो रहा है। अभी ये हमने क्या है कि जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। हमने अभी यहाँ पे ये कोड लिखा है ना, ये हमने शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश, और यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट में किस तरह ये अपेंड हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। और अभी जो एक प्रॉब्लम आया कि पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा है, उसको भी हम हल करते हैं। जी मैंने चीज अचीव कर ली कि मैं जो भी भेज रहा हूँ अपने टर्मिनल में मुझे वो रिसीव भी हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसका, जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आप कुछ भी नहीं करें, सिंपली यहाँ पे आए लिखे res.map, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्ट, इसकी टाइप मैंने फिलहाल लिख दी एनी। इसको मैंने किया कॉल, यहाँ पे कॉल बैक में, और एक फ्रेगमेंट पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट डॉट नेम। ये मसला क्यों आ रहा है भाई, मैंने कुछ मिस कर दिया। response.map प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने
इसको H1 में रख दिया, प्रोडक्ट डॉट नेम, इसकी टाइप मैंने रख दी एन। अच्छा पेरेंट डिफ बनेगा, ओह नाइस नाइस, थैंक यू। ठीक है जी, अब ये आपको बात पता है कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट से तो इस तरह आप यहाँ पे इसको रिसीव भी कर रहे हैं। मैंने सारा डाटा अपना हटा दिया, मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा। देखिए शूज़ तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था शॉपिंग लिस्ट में, जो मेरा राउट बना हुआ था। यहाँ पे मैं आए, यहाँ के पे आके लिख लिया, मैंने लिख लिया वॉचेस। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ नीचे वॉचेस आ गया। मैंने यहाँ टी शर्ट लिखा एंड फॉर्म सबमिट किया, रिफ्रेश किया, टी शर्ट आ गया। अब यहाँ पे एक मसला है, फॉर्म मुझे रिफ्रेश करना पड़ा है अपना पेज। अब यूजर थोड़ी कोई मेरा बार बार हर चीज के बाद पेज रिफ्रेश करेगा। एज अ यूजर आपने थोड़ी की है कभी किसी की वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे आके भी कोई क्यों जो है वो उसको रिफ्रेश करेगा। तो इसके लिए आपके पास, आप अपने कंपोनेंट में आएंगे, आपके पास Next.js का एक बिल्ट इन हुक होता है। रिएक्ट के कुछ हुक्स होते हैं, कुछ Next.js के होते हैं। एक होता है आपके पास इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम next/navigation। अच्छा जहन में रहे, आपके पास यह यूज राउटर का एक हुक है जो कि next/navigation से आएगा। आपने एक चीज गौर करनी है, जहन में रखनी है कि आपने इसको जो इंपोर्ट करना है ना, next/navigation से करना है। एक चीज और होती है next/router। आप इसको राउटर से करेंगे ना तो आपके पास एरर आएगा। देखिए देखते हैं वो फुली आ जाए, नहीं आया, लेकिन आया नहीं तो जरूरी नहीं कि हम इसको यूज भी करें। अब क्यों यूज नहीं करें? क्योंकि आप है Next.js ऐप राउटर के अंदर, ऐप का फोल्डर है ना, तो ऐप राउटर में आप next/navigation करते हैं। जो next/router है वो पेजेस डायरेक्टरी के लिए होता है, वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्ट आपने जहन में रखना। तो मैं ये क्या करूंगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। और इस राउटर को मैंने जो इसको इंपोर्ट किया, इसको एक वेरिएबल में आके स्टोर कर दिया। वेरिएबल का नाम क्या है? राउटर। और जहां ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है ना, मैं यहां आके एक मेथड लगा दूंगा राउटर डॉट रिफ्रेश। यानी जो रिफ्रेश अभी मैं मैन्युअली कर रहा था ना, अब Next.js खुद कर देगा इस हुक के फंक्शन की वजह से। अब मुझे मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे कोड में सारा डाटा मैंने रिमूव किया और मैंने यहाँ पे आके लिखा वॉचेस। जैसे ही सबमिट किया विदाउट रिफ्रेश मेरे पास डाटा आ गया। मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया टी शर्ट या जैकेट, एंटर किया विदाउट रिफ्रेश। देखिए अब मेरे पास रियल टाइम पे डाटा आ रहा है। इसका मतलब आप जो चीजें आज तक दूसरों की वेब एप्लीकेशन में करते थे, रियल टाइम पे डाटा भेजना और मंगवाना, आप अब अपने खुद की वेब एप्लीकेशन में भी वो सेम चीज कर रहे हैं। सही है। ये होता है आज जो आपने पढ़ा, होता है एक पूरा फुल स्टैक क्लास। फ्रंट एंड का कोड भी लिखा, बैक एंड का भी लिखा, यूआई पे उसको शो भी कराया। सही है। तो आज का ये बहुत जरूरी और कितना टेक्निकल टॉपिक, तो पूरे साल में आज की पहली ऐसी क्लास है जो कोडिंग में भी टेक्निकल थी, थ्योरी में भी टेक्निकल थी, और यही है डेवलपमेंट। अभी बैकएंड तो हमने कुछ किया ही नहीं है सबने, वो तो बस मैं आप लोगों के रेफरेंस दे रहा था। कोड दिखाएगा। ये थी आप लोगों की हैकाथॉन से पहले लास्ट क्लास। हैकाथॉन से पहले लास्ट क्लास थी, क्वार्टर से पहले नहीं, क्वार्टर की लास्ट क्लास नहीं। अब मे भी हम अगर नेक्स्ट वीक मिलेंगे ही तो आप लोगों का हैकाथॉन हो चुका होगा। अब हैकाथॉन के लिए कुछ जरूरी चीजें सुन लें। 15 को है। अच्छा, हाँ तो हमारी क्लास हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब हैकाथॉन के लिए कुछ जरूरी चीजें सुन लें ताकि मीन वाला प्रैक्टिस कर लें। सर अमीन ने आप लोगों को एक टेम्पलेट अवेलेबल किया है, जैसे UI UX का हैकाथॉन था तो उससे कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक प्रैक्टिस टेम्पलेट मिला था जिसकी आपको UI बनानी थी। अब सेम प्रैक्टिस टेम्पलेट मिला जिसको आपको फंक्शनल करना है। अब वो कैसे करेंगे? डाटा आपका सारा सैनिटी से आएगा। क्यों?
सैनिटी की सिग्निफिकेंस हमें पता है कि भाई नॉन टेक्निकल लोगों को एक डैशबोर्ड देना, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। कोई भी आके बोलेगा भाई मुझे वेबसाइट बना के दो, तो सैनिटी से आपका सारा डाटा आएगा। नंबर 1। नंबर 2, राउट हैंडलर्स जो आपने अभी पढ़े, ये भी इम्प्लीमेंट आपके होंगे। अब सर अमीन आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें ईच एंड एवरी चीज़ आराम से बिल्कुल इजी होके लिखी होगी, तो आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। अब सैनिटी से डाटा आएगा, राउट हैंडलर्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगे वो, जब आप लोगों के पास डाटा आएगा तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान लिखा होगा, सही है। तो अब आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो आप लोगों का डाटा था ना, जो टेम्पलेट था, जो UI UX था, अब उसी को आपको फंक्शनल बनाना है। अब जब आप उसको फंक्शनल बनाएंगे ना, तो आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होगा, अमीन भाई ने जो ये शेयर किया होगा, ये फिग्मा का टेम्पलेट भी है जो आप लोगों को दिया गया था, और ये सैनिटी की चीट शीट भी है जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें सारी क्वेरीज वगैरह लिखी हुई है। अच्छा होगा क्या कि इस एक अदद आपको रेपोजिटरी पे जाना है, और यहाँ सारे स्टेप्स लिखे हुए कि इसको किस तरह क्लोन करना है। क्लोन का मतलब दूसरे की रेपोजिटरी आप किस तरह अपने पास ला सकते हैं। ईच एंड एवरी चीज स्क्रीनशॉट के साथ लिखी हुई है। नंबर 1 पार्ट 1 इसका ये है। पार्ट 2, आप लोगों का टाइम बचे तो यहाँ स्कीमा भी हमने डिफाइन कर दिया। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा ना, pet.ts में हम नेम वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने स्कीमा भी डिफाइन कर दिया। आपने बस इसको तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट तो आप लोग कर ही लेंगे, सही है। फिर पार्ट 3 में क्या है, थोड़ा और आसान कर दिया आप लोगों के लिए कि ये जो एक अदर स्क्रीनशॉट है ना, ये टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट है। तो देखिए भाई आपका टेम्पलेट इस तरह था। अब इसमें एक चीज मार्क हुई हुई है, जैसे आवर प्रोडक्ट्स को बॉर्डर अंडरलाइन किया है, थोड़ा दिस मंथ को जो है वो एम्फसाइज किया। ये क्यों किया? क्योंकि जो आपका URL है ना, सॉरी URL कह रहा हूँ, API का रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आप किस तरह प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि भाई दिस मंथ, इस महीने जो प्रोडक्ट है वो ये 4 है। आवर प्रोडक्ट्स का एक कैटेगरी या टाइप होती है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाटा शो होगा। तो आपको जब ये आप सक्सेसफुली शुरू के पहले 2 स्टेप कर लेंगे ना, तो आप लोगों को भी, आप जब रिस्पॉन्स देखेंगे अपनी API का, तो आप लोगों को कुछ न्यू अराइवल या बेस्ट सेलर टाइप या कोई भी ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी आपको मिलेगी। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह डाटा फैच करना है वो कंपोनेंट आप बनाएंगे कि भाई अगर ये आपने लास्ट टाइम क्या ग्रॉक क्वेरी लिखी थी, टाइप इज इक्वल्स टू पेट्स, तो सारे पेट्स आ गए थे। अब मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ वो पेट्स चाहिए जो बकरा ईद में आते हैं, तो मैं, आप समझिए आप लोगों के पास एक रिस्पॉन्स में लिखा होगा, टैग में जब आप इसको सक्सेसफुली करें, टैग में लिखा होगा, सपोज करें कैटेगरी होगी बकरा ईद, तो आपने सिर्फ स्पेशली सपोज करें 10 एनिमल्स हैं, 50 है, 50 में से आपने सिर्फ 3 वो फैच करने हैं जो बकरा ईद में आते हैं, तो इसकी आपने क्वेरी लिखनी होगी। अब और आसान कर दिया आप लोगों के लिए कि यहां क्वेरी भी लिख दी गई है। ये देखिए, आपने लास्ट टाइम सिर्फ ये लिखा था ना, टाइप पेट्स, ये यहां पे प्रोडक्ट एंड फीचर्ड इन टैग। अब फीचर्ड मतलब कैटेगरी वाइज, जो प्रोडक्ट की टाइप फीचर्ड होगी, किसी प्रोडक्ट की टाइप इलेक्ट्रॉनिक होगी, किसी की ज्वेलरी होगी, तो उनके कंपोनेंट्स बना के आपको बस इसको काम करना है, इसको फैच करना है बस। और यहाँ पे इमेज किस तरह फैच होगी ये भी मैंने लिख दी, इस तरह से। इमेज को आप इस तरह, आपने कुछ नहीं करना, बस इसको कॉपी करना है, इस लाइन ऑफ कोड को अपने स्कीमा में कॉपी करना है, और जो Next.js का इमेज कंपोनेंट होता है वहां SRC में जाके इसको लिख देना, खत्म, इमेज आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इमेज में। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर अपने डिस्कॉर्ड में भी कर दूंगा, सही है। तो इसकी आप तैयारी करें। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ अभी भी मतलब डिस्कॉर्ड में होपफुली मैं शेयर कर दूंगा। कोड अभी हमने जितना किया है, और यहाँ पे जो भी हम मैंने नोट पैड पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये भी मैं स्क्रीनशॉट अटैच करके रेपोजिटरी में ही रख दूंगा।
तो राउट हैंडलर्स की प्रैक्टिस करें, हैकाथॉन की प्रैक्टिस करें, और जो हमने आज क्लास में पढ़ा है और जो आप पढ़ेंगे उसको लिंक्डइन पे पोस्ट भी करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, सब जा सकते हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट।